जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 52 से 61 तक को देख लिया था। हम लोग का ट्रिक क्या था? पकानी कोका दुयो दशम। इसमें अनुच्छेद कहाँ से आता था? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 को इसको हम लोगों ने देख लिया था। और से 52 में क्या किया गया था? तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई थी। 53 में कार्यपालिका की चर्चा की गई थी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। 55 में राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। 57 में दोबारा निर्वाचन कैसे होता है। 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 59 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या दशा होनी चाहिए। 60 में राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। और 61 में महाभियोग की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अब देखिए, हमने कहा था कि राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष शक्ति होती है, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा ही पावर होती है। आइए उस शक्ति को हम समझते हैं। आखिर कौन कौन सी शक्ति होती है? तो भैया राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्ति होती है। आइए एक एक करके हम उसको पढ़ते हैं। पहला आपका हो जाएगा कार्यपालिका का शक्ति, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। अब कहेंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, तो देखिए एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत फाइनल सिग्नेचर, जैसे मान लीजिए ना देश में कोई भी काम करना है या कोई भी बिल को लाना है। मान लीजिए आप किसान बिल ला रहे हैं और पता चला लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, मोदी जी पास कर दिया, अमित शाह पास कर दिए, अब पता चला राष्ट्रपति सिग्नेचर पर नहीं कर रहे हैं, पास नहीं होगा भैया। यानी कि देश में किसी भी काम को करने के लिए फाइनली सिग्नेचर किसका चाहिए? तो भैया राष्ट्रपति के साहब का चाहिए। यानी कि कार्यपालिका शक्ति के तहत राष्ट्रपति का यानी कि अंतिम हस्ताक्षर एकदम जरूरी होता है। यानी कि कोई भी काम करना है भैया राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए तो चाहिए। दूसरा होता है राष्ट्र नियुक्ति, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो बड़े बड़े पद पर जो हमारे यानी कि जो हायरार्की का पद होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भैया राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे हमारे मंत्री की नियुक्ति करना है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। पीएम का नियुक्ति करना है, कौन करेगा भैया? तो राष्ट्रपति करेंगे। सीजीआई का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अब आप कहेंगे कि रे भैया ये मंत्री का होता है, पीएम का होते हैं, सीजीआई का होते हैं, कैग क्या होते हैं। देखिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इन सबको हम आगे एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। सिर्फ आप पढ़ने पर फोकस कीजिए। पढ़ाना क्या क्या है ये हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको सब पढ़ा देंगे। यानी कि हमको सिर्फ यहाँ पर देख लेना है कि भैया नियुक्ति किसका किसका करता है, आगे हम सब पढ़ा देंगे। मंत्रिमंडल क्या होता है भैया, पीएम कैसे बनते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, सीजीआई क्या होते हैं और कैग क्या होते हैं। यानी कि कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति का यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए राष्ट्रपति से हस्ताक्षर लेना जरूरी होता है, या राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अगला क्या होता है? किसी भी बड़े पद पर जाना है तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, नियुक्ति कौन करेगा भैया? तो राष्ट्रपति करेंगे। अब देखिए जो हायरार्की पद होता है नियुक्ति तो कर दिए भैया, शपथ कौन दिलाएगा? तो वो भी राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। यानी कि यदि आपको सीजीआई राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया तो शपथ कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। यानी कि यह था हम लोग का कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, पहला शक्ति। जो दूसरा शक्ति है वो आपका हो जाएगा विधायी शक्ति, या इसको हम विधायी मतलब क्या होता है? विधि मीन्स कानून, इसको हम कानूनी शक्ति के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। अब आप कहेंगे कि भैया ये लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? तो देखिए ये आप लोग देखे भी होंगे, जैसे आप लोग गांव में इस बारी गांव में जब आप लोग मुखिया का चुनाव होता होगा तो आप लोग देखे होंगे लोग कि महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया है। यानी कि इस बार का जो चुनाव हुआ है ना उसमें महिला उठी थी वोट के लिए, महिला मतलब चुनाव के लिए उठी थी। और आखिर ये करता कौन है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी राष्ट्रपति ये SC ST या महिलाओं के लिए किसी सीट को रिजर्व कर देते हैं, यानी कि उसको आरक्षित कर देते हैं। यह काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस शक्ति के तहत? तो विधायी शक्ति के तहत। आप लोग देखे भी होंगे, कब भैया? ये देखेंगे होंगे ना, गांव में एकदम फिक्स रहता है कि इस बार महिला इस सीट से खड़ी होंगी, इस बार SC ST इस सीट पर खड़े हो सकते हैं, दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास यह पूरी शक्ति है कि वह सीटों को आरक्षित कर दें किसी विशेष वर्ग के लिए। दूसरा आता है एंग्लो इंडियन। अब आप कहेंगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है? देखिए देश को चलाने के लिए क्या होता है भैया? संसद होता है। संसद के कितने कमरे? 2 कमरे। एक आपका होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो देखिए राष्ट्रपति के पास यह पूरा शक्ति है कि वह लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करेगा, यानी कि लोकसभा में अपने मन पसंद के 2 एंग्लो इंडियन के लाएगा और बैठा देगा लोकसभा में। अब आप कहेंगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है? तो देखिए भैया जब भारत गुलाम था
आखिर भारत को गुलाम किसने बनाया था? तो यूरोप के देशों ने। कौन भैया? इंग्लैंड बनाया था। तो जब भारत गुलाम था तो भैया अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो अंग्रेज जब यहाँ शासन कर रहे थे सब, तो अंग्रेज मतलब ज़्यादा दिन तक रह गए सब, तो इंडिया के लोग से मतलब मिल जोड़ने लगा। क्या किए सब अंग्रेज सब ना, यहीं पर शादी कर लिए सब, और शादी करके बच्चा पैदा कर लिए सब। लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ ना, तो भारत स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज वापस चले गए सब। अब भैया उन सब का बच्चा और बीबी यहीं पर रह गई थे, वो इंडियन थे सब। यानी कि वैसे बच्चा जिसके पिता विदेशी, विदेशी मतलब कौन? यूरोप के देश वाला हो, और माता कौन सी हो? भारतीय हो, उसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। यानी कि 50-50, उसे हम क्या कहेंगे? एंग्लो इंडियन कहेंगे। अब बताइए आप ही, यदि उन्हें संसद में मतलब उन्हें संसद का अंग नहीं बनाया जाता तो भैया इन लोगों की संख्या ज़्यादा थी। अभी फिलहाल में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो देखा गया कि रे भैया, यदि हम इन लोगों के लिए कोई मतलब कोई विशेष छूट नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं बनाएगा, इन लोगों पे कोई ध्यान नहीं देगा, इसलिए राष्ट्रपति को पावर दे दिया गया। ये राष्ट्रपति साहब, आप न अपने मर्जी से जो आपको अच्छा लगता हो दो ठो न एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर लीजिए और ले आके हम बैठा दीजिए लोकसभा में, और क्या कीजिए न, राज्यसभा में 12 ठो सदस्यों को मनोनीत करके मिला लीजिए 12 सदस्यों को। अब देखिए, मानते हैं कि लोकसभा में इन लोगों के लिए किया गया, भैया एंग्लो इंडियन को कोई ध्यान नहीं देगा तो दो ठो को बैठा दीजिए। आखिर राज्यसभा में क्यों किया गया? तो देखिए, संसद में पढ़े लिखे लोगों की कमी न हो जाए, इसलिए राष्ट्रपति से कहा गया, राष्ट्रपति साहब आप न जो खूब विज्ञान में बढ़िया आदमी होगा, कोनो टेक्निकल आदमी होगा, या कोई वैज्ञानिक होगा, या कोई बड़ा डॉक्टर होगा, बड़ा क्रिकेटर हो गया, बड़ा खिलाड़ी होगा, तो आप 12 को ऐसे आदमी को चुन लीजिएगा और उसे भी मौका दीजिएगा राज्यसभा में बैठने के लिए, ताकि वह भी देश में कुछ अपना जिम्मेदारी निभा सके। यानी कि आप लोग समझ लिए कि 2 ठो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं और 12 ठो अन्य सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा में पूछेगा तो को 2 को, राज्यसभा में 12 को। अगला जो आता है प्रथम सत्र का अभिभाषण। अब ये क्या होता है? देखिए भैया, जब चुनाव होता है 5 साल बाद, तो जो नया नया मंत्री चुन के जाते हैं लोग, तो जब संसद में बैठते हैं लोग ना, तो राष्ट्रपति जो पहले बैठक में ही अभिभाषण देते हैं, यानी कि वो उन सब मंत्रियों को संबोधित करते हैं। यह जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दी जाती है, यह राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है, वो पहला अभिभाषण राष्ट्रपति देते हैं। अगला आता है ज्वाइंट सेशन। अब मान लीजिए, आप ही सोचिए, देश को चलाने के लिए क्या है भैया? संसद हो जाए। संसद के कितने कमरे? 2 कमरे, लोकसभा और राज्यसभा। अब पता चला कि लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई हो जाए, तो भैया इन सब के विवाद कौन सुलझाएगा? तो कहा गया है कि राष्ट्रपति सुलझाएंगे। और राष्ट्रपति कैसे सुलझाएंगे? अरे महाराज मत लड़िए, लोकसभा एंगा सुलझाएंगे। तो कहा गया है यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाएंगे और दोनों के बीच मध्यस्थता को कराएंगे। यानी कि ज्वाइंट क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि ज्वाइंट सेक्शन किसके देखरेख में बुलाया जाता है? तो भैया राष्ट्रपति के देखरेख में ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। यानी कि यह था हम लोग का विधायी या कानूनी शक्ति। अगला जो शक्ति आता है वो आपका होता है वित्तीय शक्तियाँ, यानी कि फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रपति के पास फाइनेंशियल पावर भी होता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? देखिए, मान लीजिए देश में कोई भी काम कराना है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोलना है, मतलब सरकारी इंस्टीट्यूट खोलना है, तो भैया पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, हम लोग देश का सारा पैसा संचित निधि में होता है। भैया संचित निधि का मालिक कौन है? तो संसद है। आखिर पैसा क्यों निकलेगा? तो इसके लिए संसद में बजट प्रस्तुत होता है, बहस होता है कि महाराज हमको ये संस्था बनवाना है, इतने का खर्च है, 75 गो टिटिम्मा होता है, तब जाके बजट पास होता है। तो कहा गया है कि बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यानी कि राष्ट्रपति चाहेंगे तभी बजट पास होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति ये काम खुद करते हैं? नहीं करेंगे खुद। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ये काम खुद कर में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे भैया? वो मंत्री नियुक्त कर देते हैं। कार्यपालिका शक्ति में क्या बताया हम, एग्जीक्यूटिव पावर में, कि वो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो उसी में एक मंत्री नियुक्त किए थे, वित्त मंत्री नियुक्त करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री नियुक्त कर देंगे और यही फाइनेंशियल मिनिस्ट्री सारा लेन देन का हिसाब रखेगा। यानी कि राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है? तो हम लोग का वित्तीय शक्ति के तहत बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे दी जाती है। अगला आता है वित्त आयोग। अब समझिए इसको, वित्त आयोग क्या होता है। मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति को कहा गया है कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो टैक्स का पैसा उठाया है ना, उसका बंटवारा कीजिएगा। अब पता चले केंद्र में कोई गवर्नमेंट बैठा है और वह राज्य सरकार को पैसे नहीं दे रहा है, कह रहा है कि भाग चुट्टा, राज्य सरकार पैसा चाहिए, नहीं देंगे तो क्या करोगे? सही बात है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ अलग कानून बनाना चाहिए। तो कहा गया कि आप
वित्तीय आयोग का गठन कीजिए। यह वित्त आयोग क्या करेगा कि जितना स्टेट गवर्नमेंट पैसा वसूल के देगा ना टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए हर स्टेट क्या करता है ना, टैक्स वसूल लेता है, यानी कि टैक्स सब वसूल लेगा और पूरा जब इकट्ठा हो जाएगा तो ले जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। अब भैया सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा तो क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट, कुछ को पाएगा, नहीं को पाएगा। लेकिन वित्त आयोग क्या कहता है कि मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यह दायित्व तो बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट के विकास के लिए उसका 43% लौटा दे। यानी कि मान लीजिए कोई राज्य है, 100 रुपया टैक्स वसूली किया है और वह स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे 43 रुपया लौटा देगा। यानी कि इस समय यह 43% है, इसीलिए वित्त आयोग का गठन किया गया। आप लोग सुने भी होंगे केजरीवाल क्या कर रहे थे कि कोरोना के काल में सब राज्यों को पैसा मिला, हर स्टेट को पैसा मिला, हर यूनियन टेरिटरी को पैसा मिला, लेकिन हमको नहीं मिला। बात सही है भैया। देखिए अगला जो आता है आकस्मिक निधि। अब भैया यह समझना बड़ी जरूरी है, आकस्मिक निधि क्या होता है तो समझिए। मान लीजिए कोई अचानक बहुत भयंकर देश पर कोई घटना हो जाए, या मान लीजिए कोरोना जैसे महामारी आ जाए, कोई भयंकर बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, और उस समय पैसा की अचानक जरूरत पड़ जाए सरकार के पास, तो सरकार संसद में खड़ी आकर बजट पास कराएगा। महीना 2 महीना लग जाता है तब बजट पास होता है। तो राष्ट्रपति से कहा गया कि महाराज आपके पास ना एक आकस्मिक निधि दिया जा रहा है, उसका मालिक सिर्फ आप ही होंगे। आपको जब लगेगा ना कि मतलब माहौल सिचुएशन खराब है, मतलब कोई आपदा आया है, तो आप उसमें से पैसा निकाल लीजिएगा। अन्य कब निकालेंगे, जब आपातकालीन की स्थिति में निकालेंगे। इसीलिए इस निधि को आकस्मिक निधि कहते हैं। आप लोग नहीं देखे हैं, हम लोग क्या करते हैं, लोग कुछ पैसा जेब में रखते हैं लोग और कुछ पैसा मोबाइल के कवर के पीछे रख लेते हैं लोग। मान लीजिए ये जो कवर का पीछे पैसा रहता है वो हम लोग का आकस्मिक निधि है। पता चला है कि हम मार्केट जा रहे हैं और ठेला पर खड़ी आके पुचका खा रहे हैं, अब पता चला जो जेब वाला पैसा तो घर में छूट गया। अब भैया पैसा कहाँ से लाएंगे, बर्तन तो धोएंगे नहीं वहाँ बैठ के, तो कहा तुरंत आदमी कवर निकालता है, पैसा ले भैया। यानी कि हम लोग का क्या है, आकस्मिक निधि है। यानी कि तत्काल हम लोग का वो आपातकालीन की स्थिति में हम लोग उसे यूज में लाते हैं। यही होता है आपका आकस्मिक निधि। यानी कि राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियाँ है, यानी कि उसके पास फाइनेंशियल पावर भी है। अगला जो हम लोग का राष्ट्रपति का पावर है वह राजनीतिक शक्ति है। अब ये क्या होता है, इसको हम राजनीतिक शक्ति यानी कि पॉलिटिकल पावर भी राष्ट्रपति के पास है। देखिए एक देश से दूसरे देश के बीच मध्यस्थता यानी कि मेल जोल को रखना बहुत जरूरी है। क्यों भैया, व्यापार की दृष्टि से हर मतलब पहलू से, मतलब एक देश चाहता है दूसरे देश से मेल मिलाव रखे, तो क्या मंत्री लोग मेल मिलाव रखेंगे, लोग इतना फुर्सत है उन लोग को कि कहेंगे लोग ओ रूस ओहो क्या हाल है, ये वो नहीं ना बतिया सकते हैं लोग। तो भैया क्या करेंगे लोग, इसके लिए कहा गया है कि आप राजदूत बनाइए। तो कहा गया है राष्ट्रपति को राजनीतिक शक्ति दे दीजिए, यानी कि वह राजदूत की नियुक्ति करेगा। अभी राजदूत बनते कैसे हैं लोग, यूपीएससी की परीक्षा दीजिए, आईएफएस में यदि आपका रैंक आईएफएस का आता है तो आप राजदूत बन सकते हैं। यानी कि क्या किया जाएगा, दो देशों के बीच मध्यस्थता बनाने के लिए जो भारत है वह अपना राजदूत विदेश में भेजता है। तो भैया भेजेगा कौन, तो राष्ट्रपति साहब भेजते हैं। राष्ट्रपति साहब मोहर लगाएंगे और कहेंगे कि देखो तुम रूस जाओ, चाइना जाओ, अमेरिका जाओ, भारत, इंडिया, पाकिस्तान जाओ, हर जगह जाओ राजदूत। यानी कि भारत का राजदूत हर देश में उपस्थित होते हैं। अब पता चला हम यूपीएससी दे दिए और हम राजदूत बन गए। अब पता चला है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है उस पर मोदी जी साइन कर दिए, अमित शाह जी साइन कर दिए, अजीत डोभाल साइन कर दिए, यानी लोकसभा साइन कर दिया, राज्यसभा कर दिया, और हम चले गए चाइना में राजदूत के लिए। चाइना में जाकर कहेंगे महाराज हम राजदूत बन के आएंगे, कहेगा ओहो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। कहेगा प्रधानमंत्री का सिग्नेचर है, अमित शाह जी का सिग्नेचर है, लोकसभा का सिग्नेचर है, राज्यसभा। कहेगा रे राष्ट्रपति का साइन नहीं कराया है तू। हम कहेंगे बाय महाराज, हमारे देश में कहते हैं लोग ना कि राष्ट्रपति का कोई पावर नहीं है, तो उनका साइन जरूरी है, तुरंत भगा देगा, भाग चोट्टा कहीं के, जाओ अपने देश में और राष्ट्रपति से साइन करा के ले आओ। यानी कि राष्ट्रपति चाहेगा तभी वो राजदूत, यानी कि जो हम लोग का राजदूत है वो विदेश में जाएगा। यानी कि राजदूत को भेजने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए भैया इंडिया से तो विदेश चल गया, लेकिन विदेशों तो जाएगा मध्यस्थता के लिए। काहे, अरे भैया एक तरफ से व्यवहार थोड़ी ना बनता है, दोनों तरफ से बनाना पड़ेगा। तो देखिए जो विदेश से राजदूत आएगा ना, जैसे इंडिया में आएगा तो मस्त जाएगा होटल में नहा धोवा के तुरंत राष्ट्रपति के पास जाएगा कि महाराज नमस्कार, हम इस देश से आए हैं और भारत और इस देश के बीच मध्यस्थता को बनाने के लिए। यानी कि क्वेश्चन भी पूछेगा कि जो विदेशी राजदूत होता है वो अपनी
अपनी सबसे पहले परिचय किसको देता है? तो भैया राष्ट्रपति को देता है। सबसे पहले वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और कहेगा कि देखिए महाराज, हम दोनों देशों के बीच मध्यस्थता बनाने के लिए आए हैं। यदि दोनों देशों के बीच कोई विवाद होता है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति के पास यह राजनीतिक शक्ति होती है। अगला जो शक्ति आता है वह कहेगा सैन्य शक्ति। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है ना, वो तीनों सेना का प्रधान होता है, वो तीनों सेना का मालिक होता है। अब पता चला, देखिए मान लीजिए खूब भयंकर लड़ाई हो जाए भारत और चाइना में, तो मोदी जी कहेंगे क्या बोल, मोदी जी कहेंगे ए नेवी वाला चाइना पर हमला बोल, कहेगा भग हम नहीं बोलेंगे, आप कौन होते हैं कहने वाला। जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे ना, तब तक जो आर्मी वाला चाहे कोई भी सेना होगा हमला नहीं बोल सकता है, युद्ध नहीं कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास ही वो शक्ति है कि वह युद्ध को प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति कहेंगे तब भाई युद्ध चालू होगा एक देश से दूसरे देश के बीच। अब मान लीजिए युद्ध चालू हो गया, युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है, राष्ट्रपति कहें युद्ध हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोदी जी करेंगे है महाराज, तुरंत फोन करेंगे मोदी जी कि नेवी वाला के पास, महाराज जो युद्ध कर रहे हैं लोग उसको बंद कर दीजिए। नहीं बंद करेंगे तो हम काहे कि उनके पास पावर ही नहीं है। पावर किसको दिया गया है? तो भैया राष्ट्रपति को दिया गया है। तो राष्ट्रपति कहेंगे युद्ध को रोक दीजिए। यानी कि युद्ध विराम की भी जो पावर दिया गया है वो राष्ट्रपति के पास ही है। यानी कि युद्ध को प्रारंभ करना है या युद्ध को रोकना है, शक्ति किसके पास है भैया? तो राष्ट्रपति के पास है। या परमाणु हमला कराना है तो राष्ट्रपति का साइन एकदम नेसेसरी होता है। देखिए इन दोनों कंडीशन में सिर्फ राष्ट्रपति का साइन मांगता है, लेकिन परमाणु हमला में राष्ट्रपति का साइन के साथ साथ 4 अन्य लोगों की भी सिग्नेचर होनी चाहिए और भी लिखित साइन होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। किसका किसका? भैया मान लीजिए हमको परमाणु हमला करना है तो पहला साइन किसका होना चाहिए? राष्ट्रपति का। फिर आपका प्रधानमंत्री का होना चाहिए, रक्षा मंत्री का होना चाहिए, सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल जी का होना चाहिए, फिर आपका हो जाएगा थल सेना प्रमुख। यदि इन 5 लोगों का साइन है तब आप परमाणु फोड़ सकते हैं दूसरे देश पे। नहीं तो इतना आसान नहीं है परमाणु फोड़ना। आसान रहता तो भैया कोनो फोड़ देता, गड़बड़ा जाता। इसलिए परमाणु को इतना आसान नहीं बनाया गया। यानी कि 5 लोग का साइन रहेगा तभी आप परमाणु फोड़ सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने सैन्य शक्ति को भी देख लिया। देखिए राष्ट्रपति के पास अन्य बहुत सारी शक्तियाँ होती है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे साथ निरंतर बन रहे हैं। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।